नमस्कार दोस्तों। लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम एमपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो 2023 का अभी पीवाईक्यू लगा रहे हैं कंटिन्यूटी में। तो 90 प्रश्न तक हम इनको देख चुके हैं और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जो 90 के बाद के इस प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न हैं, ये रिपीटेड प्रश्न भी हैं और ये रिपीटेड होने वाले भी प्रश्न हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी कुछ समय का अंतराल हो गया है, तो अब कंटिन्यू हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं 91 में कि भीमा नायक। अब पिछली बार आपने देखा होगा, मैंने सॉल्व कराया था तो टंट्या मामा का क्वेश्चन आया था, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो। जनजातीय से जनजातीय जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनसे प्रश्न बनते हैं। मुख्य मुख्य आप पढ़ लिया करो, जैसे रघुनाथ साहब हुए, भीमा नायक हुए, ख्वाजा नायक हुए, टोरिया जंगल सत्याग्रह हुआ। तो इनका कहाँ, बड़वानी से ये संबंधित है, ठीक है। बड़वानी, पहले इसको पश्चिमी निमाड़ कहते थे, ठीक। अब अपन इस पे आते हैं। तो भीमा नायक मध्य प्रदेश के एक प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका संबंध बड़वानी रियासत निमाड़ क्षेत्र, इसका पूरा नाम, पुराना नाम, ठीक। हाँ, इसका निमाड़ के रॉबिन हुड कहते हैं इनको, ठीक है। अब अगर अपन एक बात करें कि निमाड़ निमाड़ के रॉबिन हुड, तो फिर भारतीय रॉबिन हुड किसे कहते हैं, ये भी तो प्रश्न बनता है। और ये मैंने पिछली बार बताया भी था कि भारतीय रॉबिन हुड किसको कहते हैं, टंट्या मामा को, ठीक है। रॉबिन हुड एक यूरोपियन कथाओं में एक पात्र है, कि वो अमीरों को लूट के गरीबों में देता था। जो दुष्ट लोग होते हैं, करप्टेड लोग होते हैं, उनको लूट के वो गरीबों में बांट देता था। ऐसा एक पात्र है, बाद में एक मूवी भी है इस पे। तो इसलिए भारतीय रॉबिन हुड की जब बात करें तो हमारे टांट्या मामा, टांट्या भील। और अगर निमाड़ के रॉबिन हुड की बात करें तो इनको कहा जाता है, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट ये है, इन इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो पंचमोहली करके एक गांव हुआ है। इन्होंने नहीं लिखा, पंचमोहली। ये कहाँ पे है, बड़वानी जिले में ही है। बड़वानी जिले को पहले पश्चिमी निमाड़ कहा जाता था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा, इन्होंने ही, भीमा नायक ने तात्या टोपे को, तात्या टोपे की भी हेल्प की है इन्होंने। नर्मदा नदी पार कराना था तो तात्या टोपे को इन्होंने हेल्प की है 1857 की क्रांति में। इसका मतलब ये कि कभी हमसे अगर ये प्रश्न पूछता है तो हमको ये भी लिखना है कि इन्होंने नदी पार कराई थी। इनके अगर उसकी बात करें, काजी नायक सहयोगी हुए हैं और खाजा, खाजिया नायक, ऐसा कुछ नाम है, इनको देख लेना, ठीक है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट चीज है। इनका जन्म की बात करें तो मैंने बता दिया। अच्छा, इनकी मृत्यु पोर्ट ब्लेयर इनको भेज दिया था। कहाँ हुई है इनकी मृत्यु, पोर्ट ब्लेयर जेल में। पोर्ट ब्लेयर जेल में इनको सजा दे दी थी पकड़ के, तो वहां इनकी मृत्यु हुई है। और मृत्यु अगर हमसे पूछा जाए कि कब हुई है, तो 1876 में हुई है, ठीक है। और डिटेल में आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट भी है। और अम्बा पानी का युद्ध हुआ एक, ये पढ़ लेना इससे संबंधित। अम्बा पानी का युद्ध, इसको थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ोगे तो ये रेवलिया नायक, खाजिया नायक और ये आपके भीमा नायक, ये सब उसमें थे। और वीरगति को ये खाजिया नायक, उनकी वीरगति को प्राप्त हुई थी। ये 58 में हुआ था, है ना, ठीक। 1858 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इससे प्रश्न बनते हैं और भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो जनजाति नेता सीताराम कंवर। देखो, फिर जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई मिलाला। अब देखो, यहाँ रघुनाथ शाह नहीं है। रघुनाथ शाह जबलपुर मंडला से संबंधित है और ये इन निमाड़ और मालवा से संबंधित है, मालवा तरफ से आते हैं। तो इन्होंने अंग्रेजों के विरोध में क्रांति में कब शामिल हुए थे, तो ये क्या पूछ रहे हैं कि ये कब शामिल हुए थे। तो ये 1857 के उसमें शामिल हुए थे दोनों। फिर वही पूछा है, तो इसका अपन विवरण पढ़ लेते हैं। विवरण है कि सीताराम कंवर और लोई प्रथम नाम सक्रिय भाग लिया और निमाड़ क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नेतृत्व किए, क्षेत्र आदिवासियों के संघर्ष के लिए था, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट, ये देखो ये कहाँ से संबंधित है, जबलपुर से। अब इनको, आपको 18 सितंबर आई थिंक डेट होना चाहिए, 1858 में इनको तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया था, इन दोनों पिताजी को। ये पिता हैं और ये इनके पुत्र हैं।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये हमको आने की संभावना है। शहादत खान, ठीक है, पीएससी का इंटरव्यू देने जाओगे आयोग में तो पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है। मैं बताऊंगा नहीं, जाना जिनके इंटरव्यू दिए हो कभी उनको समझ में भी आएगा। मध्य प्रदेश 57 क्रांति के प्रमुख केंद्रों के बारे में हमको पढ़ लेना है। अब देखो इसमें एक 1842 ऑप्शन दिया होगा, हम देखते हैं। यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है, कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं बता देता हूं। बुंदेला विद्रोह कब हुआ है ये पूछा गया है एक बार यहां से हृदय शाह, आपको याद आ जाएगा, हृदय शाह, राजा हृदय शाह, हीरापुर के हृदय शाह, ठीक है। ये उस समय टफ प्रश्न था, मैंने दिया था ये एग्जाम, तो मेरा हीरापुर का एक दो प्रश्न ऐसे आए थे कि अगर हम इसको उधर पढ़ लें इधर पढ़ लें तो ऐसा कुछ था कि एक दूसरे में आंसर छुपे हुए थे, तो ऐसे करके मेरा सही हुआ था, मेरा ये तो उस टाइम पे पढ़ा हुआ नहीं था। अब अगर हम बुंदेला विद्रोह की बात करें, इससे दो प्रश्न आ चुके हैं, इसका मतलब है कि हमको इसको थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। बुंदेला विद्रोह में एक चंद्रपुर में विद्रोह हुआ है, कहाँ, चंद्रपुर, ठीक। चंद्रपुर में अगर हम देखें तो कौन है, जवाहर सिंह बुंदेला, यहाँ पे कौन कर रहे हैं, जवाहर सिंह बुंदेला, ठीक। एक हुआ है हीरापुर जो मैंने बता दिया है, एक नरहट में हुआ है, ये सागर के बगल में है नरहट। तो यहाँ के नेतृत्वकर्ता का नाम इंपोर्टेंट है तो ढिल्लन शाह है। हो सकता है, संभावना बन सकती है कि अगर हमसे एक बार हृदय शाह पूछ लिया तो अब जो बुंदेला विद्रोह है उससे संबंधित प्रश्न और यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है, ऐसे करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हृदय शाह सागर में, नरहट में हो गया ढिल्लन शाह, ये इंपोर्टेंट है, ठीक। सागर नर्मदा बेल्ट में ये विद्रोह हुए थे, इंपोर्टेंट है, इनको पढ़ना भी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है, ठीक है, मौनी नृत्य है ये एक्चुअल में ग्वाल जिनको बोलते हैं, तो बुंदेलखंड या सागर के आसपास में जो ग्वाल या अहीर जाति भी हम कह सकते हैं, ऐसे अहीर जाति में अभी वर्तमान में नहीं होता पर पहले, बहुत पहले कभी होता होगा, तो हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं तो इसलिए। बाकी ये क्या ग्वाल लोग होते हैं, तो मोर मुकुट लगा के और कृष्ण, जो कृष्ण की लीलाओं का वे मंचन करते हैं, उन्हीं के गीत वगैरह गाते हैं। ग्वाल आप भी सुन सकते हो, आते हैं गाँव में कुछ मोर पंख वगैरह लगा के, तो वो गाना गाते भी हैं, मौनी नृत्य है। ऐसा भी मानते हैं कि जो नृत्य करते हैं ये लोग मौन व्रत भी करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इसलिए इसका नाम मौनी नृत्य भी रखा गया है। अब इसमें ये होता है दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा। तो जो भी बुंदेलखंड तरफ के या जो थोड़ा भी कल्चर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो इस गोवर्धन जो पूजा होती है, गोवर्धन पूजा, देखो हमको क्या करना है कि जो कल्चर है, हमारे एरिया का कल्चर है, हमारे घर में कल्चर है, अपने निमाड़ का है, कोई मालवा का है, कोई बघेलखंड का है, या हम आपस में एक दूसरे से दोस्ती रखते हैं, वहाँ का कल्चर है, या कभी कोई न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तो ये कल्चर से प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि इसको क्या, देखो इसको मैं बता रहा हूँ, अगर कोई थोड़ा सा भी समझदार होता तो पढ़ लेता। इसको मौनी पर्वा कहते हैं, मौनी परमा, हमारे अंदर गुड़ी पड़वा होती है ना, जैसे मौनी परमा बोलते हैं। तो जब मौनी परमा अगर हमको थोड़ा सा भी पता है तो हम इसका आंसर पकड़ लेते हैं कि मान लो हमने नहीं पढ़ा लेकिन हमको ये मौनी परमा सुना है, मौनी परमा बोलते हैं, मौनी परमा है, आज के दिन मौनी परमा है, तो अगर हमने ये शब्द सुना है तो हम इसको पकड़ लेंगे मौनी नृत्य से। इस दिन होता है मौनी नृत्य, ठीक, वो मौनी परमा है और ये मौनी नृत्य है। तो ऐसे करके ये प्रश्न ऐसे ही मैं जब सॉल्व किया था मैंने, तो मैंने इसी तरीके से इसका आंसर लगाया था कि दीपावली के अगले दिन, हमारे इधर बोलते हैं मौनी परमा, मौनी परमा, तो ऐसे करके तुक्का मान, अब इसको मैंने तुक्का माना था उस समय, पर क्या होता है जब बहुत अच्छा हमारा ऑब्जर्वेशन होता है तो हमारे प्रश्न संभवतः बहुत सारे प्रश्न सफल भी होते हैं, ठीक। ग्वाल समुदाय करते हैं मौनी परमा के दिन, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो मौनी नृत्य है ये, मौनी नृत्य मुख्य रूप से विशेषकर सागर बुंदेलखंड दीपा अहीर यादव समुदाय के लोग करते हैं नृत्य, मौन धारण करते हैं उस दिन, ऐसा करके है, तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं चित्रकूट धार्मिक, कितना बढ़िया प्रश्न है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर, ठीक, इस जगह से ये आया है। तो चित्रकूट सबसे पहले हम ऑप्शन से पहले क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो नदी का नाम पूछा जा चुका है एक बार, तो हम क्या बताएंगे, मंदाकिनी। एक प्रश्न ये पूछा गया है। दूसरा प्रश्न
ये भी पूछा गया है कि मंदाकिनी का नाम क्या है, मतलब प्रश्न हमसे क्या पूछ लिया गया है कि भाई मंदाकिनी नदी का नाम क्या है, तो इम्पोर्टेंट हुआ। तीसरा यहाँ से एक प्रश्न ये बना है कि मंदाकिनी किस उनसे साहित्यकार उनसे संबंधित है ये चित्रकूट। तो एक तो तुलसीदास जी से संबंधित हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। रामचरितमानस मुख्यतः यहीं बैठ के उन्होंने लिखी ऐसा माना जाता है। तुलसीदास की एक अलग अपनी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं कि उन्होंने अपनी पति पत्नी को गुरु माना, कि वो ऐसा एक कहानी है याद आ गई कि वो चलते चलते क्या होता है कि उनकी नई नई शादी होती है तो या शादी होने वाली होती है, तो अपनी पत्नी प्रेम में इतना मतलब इतना मुतमईन हो गए थे कि वो गए बरसात में, उनको याद आई तो चले गए बारिश में। फिर वो मुश्किल मुश्किल से जंगल में, पता चले कि नदी पार करना था तो एक लाश लाश बह रही थी ऐसा बताते हैं, तो उनको लगा कि ये लकड़ी है, इस पे बैठ के मैं नदी पार कर जाऊंगा, तो वैसे नदी पार कर गए। फिर जो अपनी प्रेमिका या प्रेयसी पत्नी की खिड़की पे सांप लटक रहा था तो उनको लगा कि मेरी पत्नी या प्रेयसी को आहट मिल गई है और उन्होंने मेरे लिए रस्सी डाल दी, तो सांप पकड़ के चढ़ गए। तो फिर वहां जाके वो बताते हैं, तो वो उनको बोलती हैं कि आप मतलब ऐसे क्यों आए, ऐसा क्या हुआ, क्या है मुझ में ऐसा करके। तो वो फिर बताते हैं कि मैं तो तुमसे मिलने इस तरीके से आया, इतने संकट में आया, बरसात में आया, जंगल पार करके आया, नदी पार करके आया, तुम्हारे ये पार कर। तो उन्होंने बोला कि रस्सी नहीं वो सांप है, ऐसा ऐसा है, ऐसा उनका डिस्कशन हुआ। अंत में उन्होंने उनकी पत्नी ने ये कहा कि इतना प्रेम तो मुझसे करते हो, इतना प्रेम अगर ईश्वर से करते तो तुमको मोक्ष मिल जाता। तो उनको वही बात लगती है, चरण स्पर्श करते हैं कि पत्नी को गुरु मान के और वो अपने उसमें चले जाते हैं। तो कहते हैं कि चित्रकूट पे ही उनको हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे, ऐसा साहित्य उनके साहित्य में या अन्य किंवदंतियों में ऐसा कहा जाता है। ठीक, एक तो हमारा चित्रकूट इस चीज से संबंधित हो गया। दूसरा जिला पूछा गया है कि कहाँ है, किस जिले में है। ठीक है, एक चित्रकूट जिला यूपी में भी है, तो अपने में ये सतना जिले में होगा। ठीक है, ये दो तीन प्रश्न बन गए। एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि इस नदी को और क्या कहते हैं, तो पैश्विनी नदी कहते हैं इसको, पैश्विनी, या इसको ये पैश्यनी भी बोलते हैं, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, ये नाम भी प्राचीन नाम है, तो हमको कभी नदियों से पूछा जाएगा तो ये भी हमको करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक आश्रम वाल्मीकि का आश्रम भी था। ठीक है, वाल्मीकि आश्रम की बात करें तो वाल्मीकि आश्रम में जहाँ लव कुश का जन्म हुआ है, किंवदंतियों अलग अलग कथाओं में अलग अलग जगह आश्रमों में ऐसा बताया जाता है। कुछ लोग नेपाल में बताते हैं। ठीक है, नेपाल के चितवन एक जगह है, वहां पे नेपाल त्रिवेणी धाम के बगल में, वहां पे कुछ लोग चित्रकूट में बताते हैं। कुछ लोग कानपुर के बगल में बिठूर है उसको बताते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में अगर इसका जिक्र मिलता है तो हमको इतना मिलता है कि तमसा नदी के तट पर लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ने जाते हैं, वहां छोड़ के आ जाते हैं। और वहां गंगा उनको उनका छोड़ना भी ये था कि सीता जी ने श्री रामचंद्र जी से शादी के टाइम पे बोला था कि मुझे गंगा तट पे जो विभिन्न ऋषि मुनियों के आश्रम हैं उनको देखना है, उनमें रह के देखना है, ऐसा बताते हैं। तो बोले वो बाद में जाके श्री रामचंद्र लक्ष्मण को कहते हैं कि इसका एक कारण ये भी है कि सीता जी को वहां रह के भी देखना है। तो वनवास में जो हम लोग बोलते हैं ना कि सीता जी के साथ बहुत बुरा किया, बहुत, हाँ, ये एक सिर्फ मैं कहानी बता रहा हूँ कि उसका एक राजा या एक जो महापुरुष होता है वो कितने एंगल से चीजों को सोचता है। जैसे कि कैकेयी ने राम को वनवास पे भेजने का वरदान मांगा, तो अपन बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत कठोर हो गया, तो उसका एक लॉजिक ये भी है कि जो दशरथ का राज, ऐसा मैंने कहीं सुना पड़ा है कि दशरथ का जो राज मुकुट है था, तो जब हम राज्यरोहण करेंगे, किसी को नया राजा बनाएंगे, तो वो एक मुकुट लगता है स्पेशल। ऐसा बताया जाता है कि वो मुकुट उस समय बाली के पास था। तो अगर राम वनवास गए और वो मुकुट जीत के लाए, फिर तब जाके वो एक्चुअल में हुआ राजरोहण, ऐसा मैंने सुना है। ऐसा कौन सी रामायण में लिखा है मुझे नहीं पता है। ठीक, तो ऐसे भी कारण है। तो ऐसे यहाँ भी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि एक्चुअल में सीता जी पहले कहती थी कि मुझे ऋषियों के या गंगा के तट पे जो आश्रम है ये लुभाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि वो रह के भी देख लें, हमको लगता है ऐसा है, पर एक काम के पीछे बहुत सारे काम हो सकते हैं कारण। तो अगर हम इसका आंसर की बात करें तो ब्रह्मपुरी है इसका आंसर। ठीक, बस 2 मिनट लग रहे हैं, है ना, ब्रह्मपुरी आंसर है। चित्रकूट के प्राचीन काल में, ये सब मैंने आपको बता दिया है, डी आंसर है। काकड़ाय सांची का नाम है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एमपीपीएससी 2012 13 14 में से कहीं पूछा गया होगा, मैंने लगाया, मुझे जहाँ तक याद है। मंदाकिनी नदी आपकी कवर हो गई, तो इतना कुछ उससे मिलता है। तो हम जब भी बहुत सारी चीजें सुनते हैं पढ़ते हैं
धार्मिक चीजें, कल्चरल, तो वहां से भी प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मोस्टली ये पूछा गया है ना, मुकुल किसकी साहित्यिक रचना है, तो मुकुल के साथ साथ एक त्रिधारा और पूछी गई है। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बने हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का मायका कहाँ है? तो प्रयागराज में, प्रयाग जिले में है, यूपी में है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह से शादी हुई थी, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी बहुत सारी रचना पूछी गई हैं, वीरों का बसंत, झांसी की रानी, आपका ऐसे खेल खेल में पता नहीं कि ऐसे इनकी बहुत सारी, सीधे साधे चित्र, उन्मादनी, बिखरे मोती, सभा के खेल है वो, खेल खेल नहीं, सभा के खेल। इतनी, अब हमको क्या करना है, ये प्रश्न जब भी आप लगाओ तो हमको इनकी रचनाएं पढ़ लेना है ना। तो 5-5 रचनाएं इस बार याद कर लो, 5-5 अगली बार। इतनी बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी से कितनी बार पूछा जा चुका है ना। तो बहुत ज्यादा प्रश्न रिपीट होने की यहाँ से संभावना रहती है, रहती नहीं है, होते ही है, कन्फर्म है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपन आते हैं, तो मुकुल सुभद्रा कुमार चौहान की ये पढ़ लेना, मैंने जो भी बताई है। दीवार पर मिट्टी से बनाई गई नौह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? इंपोर्टेंट है नौह डोरा। हमको जैसे मालवा का संजा पूछा जाता है, नौरता बुंदेलखंड का पूछा जाता है, ठीक है, तो ऐसे करके ये सब पूछे जाते हैं। और ये मोस्टली एक ही टाइम, नौरतई के टाइम की है सब। नौह डोरा गौंड जनजाति है, ठीक है, गौंड जनजाति, डी आंसर है। पारंपरिक भित्ति चित्र है, ये क्या है? भित्ति चित्र है। इसे आमतौर पर मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से दीवारों पर बनाया जाता है। जैसे नौरता जो लोग जानते हैं, नौरता सुअटा बोलते हैं बुंदेलखंड में, तो वह उस पे भित्ति चित्र बनाते हैं, जिनको परियां बोलते हैं, हमारे इधर परियां बोलते हैं, और इधर कुछ और बोलता हुआ। तो जो पहले अगर हम जाएंगे तो उस समय कद्दू के फूल होते थे, कद्दू के पत्ता होते थे, कुछ अलग अलग रंग के, एक लाल कलर का फूल होता था। तो जो किशोरियां होती हैं, एडोलसेंट गर्ल यानी लड़कियां, युवतियां, वो क्या करती थी, उनसे कलर भी बनाती थी और वो चित्र बनाती थी दीवार पे। ऐसे ही कुछ बना दिया, ऐसे कुछ बना दिया, ऐसे, है ना, फिर यहाँ चित्र बना दिया कुछ अच्छा सा, ऐसे 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 कुछ भी। तो ये दीवार पे वो चित्र बनाते थे, हम लोगों ने देखे, हम छोटे थे तो कभी कभी होता था, तो ये हम देखते थे। उसको सुगाटा और नौरता बोलते हैं। उसी टाइम पे फिर मालवा जाएंगे तो संजा 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 वाला, वो जो संजा क्या बोलते, संजा गीत होता है, और वहां भी ऐसे चित्र बनते हैं, ठीक है, उनको कुछ और बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऐतिहासिक मतंगेश्वर। ये रिपीटेड प्रश्न है, रिपीटेड मतलब मैंने सिर्फ 3 प्रश्न पत्र लगवाया अभी, 2025 का, 2024 का और 2023 का। ये एज इट इज प्रश्न पूछा गया है, एज इट इज मतलब सेम प्रश्न, कि ये पूछा गया है कि मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शन अकेले बदले हैं उसमें बस, बाकी सेम प्रश्न है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। खजुराहो में जितने मंदिर हैं आप पढ़ लेना, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, जितने मंदिर हैं, किन चंदेल शासकों ने बनवाया, 1950 से 1050 ईस्वी तक बनवाए, तो ये सारी चीजें, कौन सा मंदिर किसने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी शैली है? नागर शैली के मंदिर बने हैं, खजुराहो में स्थित है। ठीक है, मैंने स्टोरी भी सुनाई थी कि लाड़ली लक्ष्मी योजना का, सॉरी, लाड़ली बहना योजना की किस्त डल रही थी, तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि मतंगेश्वर मतंगेश्वर बोल रहे थे। वो खजुराहो में कार्यक्रम था, जिसमें आप लोग न्यूज में भी आपने देखा होगा। नेक्स्ट आते हैं अपन इसका, तो ठीक है, ये कर लिया। नेक्स्ट है कि रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? ठीक है, किसकी प्रसिद्ध रचना है? ठीक है, अब यहां से ये भी सेम रिपीटेड प्रश्न है, सेम मतलब एज इट इज प्रश्न पूछा गया है 2025 में, वो भी 2025 में पूछा गया था। अब सोचो आप, एक साल के गैप में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, मैं ऐसे ही थोड़ी बोलता हूँ। अब मान लो कि आप 10 लगा देते, 10 साल के लगाओगे तो आपको लगेगा यार 25-30 प्रश्न है। आप 50 साल के लगा दोगे, 50 साल मतलब 92 से जोड़ लो कितने साल हो रहे हैं, 10 20 15 40 तो मान के चलो, 40 पेपर अगर 40 साल के आपने PYQ लगा दिए तो 70% 65% तक कवर होता है, 70-65% तक जाता है, रिपीटेड होता है। और कुछ करंट का होता है तो वो भी मिला जुला होता है। अब सेम का सेम प्रश्न 2025 में आया था, मैं पढ़ रहा हूँ इसको, कि प्रश्न नंबर ये 62 है, और जो खजुराहो वाला था वो 63 प्रश्न नंबर था, ए सेट में आप देखोगे तो। इसमें पुराना प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी, नहीं रचना नहीं की गई है, और उसमें राम रसायन एक आंसर था, मतलब राम रसायन ये सबने नहीं लिखा है, ऐसा है, राम रसायन। ठीक है,
तो केशव दास की ये रचना नहीं है, ठीक। उसमें पद्माकर भी ऑप्शन था, तो समझ रहे हो, सेम प्रश्न है, ये इनकी रचना है। तो उस समय भी मैंने आपको बताए थे कि इनकी रचनाएं पढ़ लो इस प्रश्न के उसमें, कि विज्ञान गीता लिखी है, छंदमाला, रत्नावली, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। और एक ये प्रश्न ये भी पूछा गया है कि टीजीटी में भी पूछा गया है, टीचर की जो एग्जाम थी उसमें 2020 में पूछा गया है सेम प्रश्न। फिर दिल्ली पुलिस में पूछा गया कि भवभूति की रचना कौन सी नहीं है। अब देखो एमपीपी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है कि भवभूति की रचना कौन सी नहीं है, उसमें मालती माधव ऑप्शन में था, तो वो सही माना गया है, क्योंकि भवभूति की 3 रचनाएं, मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित, ठीक है, महावीर चरितम। केशव दास की मैंने बता ही दिया है। मतलब ऐसे रिपीट प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, तो ये कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आप देख लेना, ठीक। नेक्स्ट है बालकृष्ण शर्मा नवीन काव्य प्राणार्पण और आत्म उत्सर्ग किसके ऊपर लिखी है। तो एक तो ये इनको गुरु मानते थे और इनके गुरु मानते थे, संभवतः इन पे लिखा जाना चाहिए। दो को अपना गुरु मानते थे, तीन चार लोगों को मानते थे। तो ये मध्य प्रदेश के शाजापुर ग्वालियर ने क्या पहले गणेश शंकर विद्यार्थी, ये कवि भी हुए हैं और पत्रकार भी हुए हैं, बहुत इनको पढ़ लेना, ये स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार भी हुए हैं, इनके बारे में पढ़ लेना। तो ये सब आपको पढ़ लेना, इनकी रचना भी पूछी जा चुकी है, उर्मिला और कुमकुम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई। इंपोर्टेंट है और टफ भी है, जाहिर सी बात है कि ये टफ प्रश्न है, और इसका आंसर 39 है, ठीक है, दिख रहा है इसमें, हाँ 39 है इसमें, निवाड़ी जिले का है, ठीक। अब एक मैं आपको जो पढ़ने को बता रहा हूं वो प्रजामंडल पढ़ लेना। यहां से एक प्रश्न पूछा गया है, प्रजामंडल आंदोलन है ये एक ऐसा आंदोलन है जो अंग्रेजों के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लड़ा गया है, इसमें एजुकेटेड लोग थे अपन जैसे ही। ये ऐसा एक आंदोलन है जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ जो हमारे देश में सामंत थे उनके विरुद्ध भी ये आंदोलन हुआ है। ये चाहते थे कि जो भी सामंतवाद है, जैसे भोपाल में रियासत हो गई, कहीं और रियासत हो गई, उनके विरुद्ध भी आंदोलन चलाया गया था कि हमको एक लोकतंत्रात्मक सरकार बनाना है। तो भोपाल का पूछा जा चुका है कि भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है, तो आई थिंक 38 होगा इसका, भोपाल प्रजामंडल की अगर बात करें तो इसको पढ़ लेना। यहाँ से एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इनके प्रमुख नेता कौन कौन से हैं, तो इनके नेता जैसे मास्टर लाल सिंह, ये भोपाल वाले हैं, लक्ष्मी नारायण, जमुना प्रसाद, तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो मुझे याद था, यानी कि प्रश्न या तो रिपीट होता है या उससे संबंधित प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने आज 10 प्रश्न किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि 2026 की जो रणनीति है वो कैसे बनी, वो बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड भी आ रही है, और मुझे पर्सनली भी लोग बता रहे हैं, तो मैं बता दूंगा, मेरा जितना ज्ञान होगा मैं उतना बता दूंगा। दूसरा एक प्रश्न जो आपको दे रहा हूँ, जो पिछले वीडियोज में मैंने बताया ही होगा, हम एक ऐसा लास्ट में एक प्रश्न देते हैं, आप जिनको भी लगे कि इसका सही उत्तर क्या है कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी आपको इससे संबंधित जितनी नॉलेज है वो भी कमेंट में आप जरूर बताएं। नई शिक्षा नीति कब लागू हुई, ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभरात्रि। अच्छे से पढ़ें, तैयारी कीजिए। कल या परसों में मैं रणनीति 2026 का जो प्रीलिम्स है उसकी एक थोड़ा मेरे कुछ अनुभव रहेंगे, कुछ नेगेटिव मार्किंग को लेके कैसा क्या है वो करके उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, आप उसी तरीके से पढ़ भी रहे होगे, और कहीं ना कहीं मैं आपको आपकी पढ़ाई में एक सहायक की भूमिका निभाने में सफल रहूँगा, यही मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।